नमस्कार, डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लगभग पौने 2 दशक तक मध्य प्रदेश जैसे राज्य की बागडोर संभालकर सीएम शिवराज हर कहीं अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का लोहा तो मनवा चुके हैं, लेकिन सरकार चलाने के अपने अंदाज से भाजपा के लिए हर मोर्चे पर बेहतर सियासी पिच तैयार करके उन्होंने खुद को सियासत का एक मंझा हुआ खिलाड़ी भी साबित किया है। अब तक शिवराज सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर भाजपा के लिए लगभग हर चुनौती के वक्त मुफीद साबित हुए और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने एक बार फिर यही जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चुस्ती, फुर्ती और सावधानी में कोई कमी ना आने दें और मुख्यमंत्री के नाते मेरी ड्यूटी है कि मैं ऐसी चीजों को बिगाड़ने ना दूं। अगर जो है चिंता व्यक्त कर रहे हैं पानी की, गर्मी की, बिजली की, तो ये घड़ियाली आंसू हैं। सीएम शिवराज ने इस बैठक में जहां कम बारिश के कारण संभावित सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों की सुध ली, तो वहीं बिजली संकट के मुद्दे पर भी गंभीर दिखे। इस बीच सीएम ने अफसरों को जर्जर सड़क और बाकी बुनियादी सुविधाओं को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए, तो वहीं उन्हें ये बात भी दो टूक समझा दी कि अपराधों और अपराधियों को लेकर वो किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। यही नहीं बल्कि सीएम ने नौकरशाहों को चेताते हुए ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो जन सुविधाओं को लेकर आचार संहिता में भी उनसे रिपोर्ट लेंगे और खुद उनके साथ आकर काम भी करेंगे। हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी चुस्ती, फुर्ती और सावधानी में कोई कमी ना आने दें और मुख्यमंत्री के नाते मेरी भी ड्यूटी है कि मैं ऐसी चीजों को बिगाड़ने ना दूं, क्योंकि चुनाव केवल नई घोषणा और बाकी सब चीजों की हो सकता है। लाइन ऑर्डर बना रहे, ऑनगोइंग स्कीम्स ठीक चलती रहे और इसलिए मैं आचार संहिता में भी बुला लूंगा, मुझे कोई उस पर दिक्कत नहीं होगी, तो मेरी ड्यूटी है। और इसलिए एक डीजीपी भी नियमित रूप से आप सिस्टम बना लें कि किसी भी जिले में कानून और व्यवस्था को ढिलाई ना आए। मैं सचेत कर दूं कि जैसा हमारी पद्धति है, इसमें एसपी के साथ कलेक्टर की भी ड्यूटी है। मिलके हम लोग शांति समिति की बैठकों से लेके जो आवश्यक कदम है वो उठाएं, गुंडों, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में किंचित भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री की इन कोशिशों को चुनाव से पहले सिस्टम के साथ सरकार की स्थिति को और मजबूत करने के उद्देश्य से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस इस पर तंज कसने से चूक नहीं रही। बांध सारे फूट गए, अमृत सरोवर फूट गए, तालाब फूट गए, सागर में एक जिंदा तालाब को जो है कीचड़ में बदल दिया। अब इसके बाद कह रहे हैं कि पानी और सूखे की समस्या से हम लड़ लेंगे। तो जिन लोगों ने खुद ही तालाब सुखा दिए, जिन्होंने हमारी वाटर बॉडीज नष्ट कर दी, नदियों में से रेत निकाल के नदियां सुखा दी, 25 जो है ट्रिब्यूटरीज नर्मदा की सूख गई हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा है कि डिंडोरी में तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये नर्मदा ही जा रही, उनकी धार ही नहीं दिखाई पड़ती। तो ये परिस्थितियां पैदा करने वाले लोग अगर जो है चिंता व्यक्त कर रहे हैं पानी की, गर्मी की, बिजली की, तो ये घड़ियाली आंसू हैं। मुख्य तौर पर देखा जाए तो एक सरकार का काम ही चुनाव में सत्तारूढ़ दल का रिपोर्ट कार्ड होता है। एक सरकार के मुखिया होने के नाते शिवराज सिंह की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने दल को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करके चुनावी मैदान में उतारे। शायद ऐसा ही कुछ वो करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता मोहित गर्ग जी जुड़े। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी इस डिबेट का हिस्सा हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी भी इस डिबेट में शामिल है। नीलाभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मोहित जी आपसे ही करते हैं कि जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि सीएम शिवराज की जो सख्ती है वो देखते ही बन रही है। हालांकि पहला मौका नहीं है जब इतनी ज्यादा सख्ती उन्होंने की है, लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर वो बैठकें करते रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिस्टम में जो कसावट होनी चाहिए थी वो नहीं है, इसी वजह से मामों को ये सख्त निर्देश अब देने पड़ रहे हैं? नमस्कार जी नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि प्रशासनिक कसावट के चलते ही जी जी
मोहित जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हाँ जी हाँ, अब आ रही है आवाज? जी जी, आपकी बात रखें जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ प्रशासनिक कसावट के चलते ही जी जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियां होती हैं उनका सही क्रियान्वयन किया जाता है, जी और उसी के द्वारा यह संभव है, क्योंकि प्रशासनिक अमला ही अंततः अथवा जी मौके पर पहुंचकर जितनी भी नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन करने का जिम्मेदारी उनकी होती है। जी। तो प्रशासनिक कसावट तो कोई नई बात नहीं है, और इसी के चलते आप देखिए कि पिछले 2003 से जब से सरकार है, जी तो प्रशासनिक कसावट के चलते ही तो नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा है, और उसी के क्रियान्वयन के चलते जब हम बार बार जनता के पास जाते हैं, बार बार जनता आशीर्वाद देती है। जी अगर जनता खुश नहीं होगी तो आशीर्वाद क्यों देगी? तो प्रशासनिक कसावट हमेशा की ये एक सतत प्रक्रिया है। जी। और चूंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के पहले कसावट का एक होता है ना, अंतिम आप एक बार और देखते हैं कि सब सही तरीके से प्रशासनिक अमला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी। तो ये तो एक परंपरा है, ये एक रूटीन प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जा रहा है। चलिए, तो एक रूटीन प्रोसेस है जिसे फॉलो किया जा रहा है नीलाभ जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है? क्या आपको लगता है कि जो प्रशासनिक अमला है वो कहीं ना कहीं सरकार की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जो जनप्रतिनिधि हैं, और क्या इसी वजह से अब मुख्यमंत्री को इस तरह से निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं बैठकों में? देखिए क्या है जी। ये लग रहा है इनकी सरकार जारी, तो जब दिया बुझता है ना तो बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है। अब इन्हें लग रहा है कि इनकी सरकार जाती प्रतीत हो रही। हालांकि वैसे भी आप देखना कि इनके नेताओं के बयान है कि पूरे समय जब शिवराज जी की सरकार चल रही थी तो अधिकारियों के भरोसे ही चल रही थी, अफसरशाही हावी थी, नेताओं की सुनी नहीं जाती थी, विधायकों की सुनी नहीं जाती, मंत्रियों की सुनी नहीं जाती थी, अफसर ही निर्णय लेते थे, और अफसरों का शिवराज का तालमेल अच्छा खासा था। जो कुछ भी प्रदेश में घटना हुई ये सब उनकी आपसी तालमेल से हुई है। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान है कि अफसर ही प्रदेश चला रहे हैं, इनके खुद के वरिष्ठ नेताजी का बयान। अब क्या है, चूंकि अब सरकार जाने वाली है तो ये इस तरह का माहौल बना रहा है कि देखिए हम कितने सक्षम मुख्यमंत्री की लगातार योजनाओं पे काम कर रहे हैं। अरे आपने पूरे वाटर बॉडी सुखा दी, पानी के स्रोत सुखा दिए, नर्मदा के तट जो है छलनी कर दी, रेत निकाल के तालाब सुखा दिए, बांध टूट गया आपके भ्रष्टाचार की वजह से। उसके बाद आप किसानों की बातें कर रहे हैं। किसानों के ओले पाले का मुआवजे का सर्वे आज तक पैसा नहीं मिल पाया कई किसानों को, उसकी बंदर बाट कर दी गई किसानों के ओले पाले के मुआवजे की। मतलब जो व्यक्ति किसान था ही नहीं, जो गांव में रहता ही नहीं था, जिसके नाम जमीन नहीं था, मुआवजा उसके नाम चला गया। मैं आपको 5-6 कटिंगे भेज सकता हूँ इस संदर्भ में। किसान यूरिया की लाइन में लग रहे हैं, यूरिया नहीं मिली, बीज नहीं मिले, उनके कर्ज माफ नहीं हो रहे, उन्हें बिजली नहीं मिल रही। सर्वाधिक किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर रहा है। ये पिछले 18 साल के रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको मैं। ये कहते जनता ने आशीर्वाद दिया। अरे जनता ने 2018 में आपसे आशीर्वाद छीन लिया था, पर आशीर्वाद जनता आपको देती तो आपकी विकास यात्रा की वाहवाही होती, लेकिन आपकी विकास यात्रा की फजीहत हो गई थी। उसके बाद अभी आपने आशीर्वाद यात्रा निकाली, उसमें भी आपको जन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। तो जनता तो 2018 में आपसे आशीर्वाद छीन चुकी थी, तो आपने षड्यंत्रपूर्वक सरकार बना ली। अभी भी वही स्थिति होने वाली है कि आपकी सरकार जाने वाली है। अब आप कुल मिला के सरकार आपके पास आखिरी कार्ड बचा है कि सरकारी मशीनरियों को किसी तरह बांधा जाए और सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया जाए, अधिकारियों के ऊपर वापस दबाव बनाया जाए, सरकारी अधिकारियों पर लगाम लगाई जाए, ताकि इस तरह हमें चुनाव में ये मदद कर दे। सीधी बात, उनका भाजपाईकरण किया जा रहा है अधिकारियों का। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि जब आखिरी चुनाव का समय आता है अधिकारियों पर धकेल लगाती, कसती होनी ताकि उनके पक्ष में काम करे। आप ये अपराधों की बातें करते हैं, बड़े बड़े शूरवीर बयान, मैं तो 2 साल से 3 साल से सुन रहा हूँ, लटका दूंगा, गाड़ दूंगा, प्रदेश छोड़कर चले जाए, लेकिन अपराध पे आज तक लगाम नहीं लग पा रही है। बलात्कार में मध्य प्रदेश सबसे अव्वल है, आदिवासी अपराधों में सबसे अव्वल है। एनसीआरबी की रिपोर्टें बता रहा हूँ आपको मैं। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, माफिया बेखौफ घूम रहे हैं, ड्रग्स का नशे का व्यापार बेखौफ हो रहा है। आप सिर्फ शूरवीर बयान देते हैं, हर बार मीटिंगें लेते हैं और बोलते हैं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर 0 टॉलरेंस किया जाए। कहाँ हो रहा है बताइए? प्रतिदिन 2 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, 2 महिलाओं का अपहरण हो रहा है, कहाँ 0 टॉलरेंस की बातें कर रहे हैं? आप सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए सिर्फ चुनाव के 2 महीने पहले ये रंगमंच सजा रहे हैं और जनता को संदेश दे रहे हैं कि हम बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, जबकि ऐसा नहीं है। जनता आपको बहुत अच्छे से जानती है, आपकी विकास यात्रा भी देख चुके हैं हम, आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भी हमने देख ली है। अब जनता आपको आशीर्वाद नहीं देगी, आप इस पूरी जो चलिए ठीक है, इस पर जवाब जरूर लेंगे मोहित जी से, लेकिन फिलहाल हम रुक कर लेंगे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी का। सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि सीएम बैठकें तो पहले भी लेते थे, इस बार भी ले रहे हैं, लेकिन जो सख्ती है वो देखते बन रही है। अब भाजपा का कहना यह है कि एक रूटीन प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के आरोप हैं कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो सरकार पर ज्यादा हावी हो जा रहा है, तो क्या इस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए जी जी जी,
शिवराज सिंह चौहान जी एक एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री हैं देश के अंदर, बिल्कुल जी, और उनको ये पता है जी कि हमें किस वक्त पर क्या स्टेप लेना चाहिए। जी आपका कहने का तात्पर्य ये था कि वो अब आप थोड़े सख्त हुए हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जी वो उनका शुरू से ही अंदाज है, जी लेकिन पॉलिटिकल अंदाज बदला है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज अभी नहीं बदला है। जी वो वही है। देखिए, आप हर मीटिंग में वो डांटते हैं, कलेक्टर्स को डांटते हैं, कमिश्नर को डांटते हैं, एसपीज को डांटते हैं, और ये पक्की बात है कि इस समय आपने जो कहा कि क्या उनका कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पर या पुलिस ऑफिसर्स पर कम हो गया है, तो मुझे ऐसा वो भी नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, ये तय है कि इस बार का जो इलेक्शन है जी वो कहीं ना कहीं कुछ बदला है जी, क्योंकि इस समय एक तो चीफ मिनिस्टर फेस कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान जब किसी सरकार को चला रहे हैं तो उनकी लीडरशिप में जी 2008, 2013 जी, इवन 2018 में भी वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के कंपेरिजन में अधिक था जी, बावजूद भी पार्टी ने स्टेप क्यों नहीं लिया? यानी कि पार्टी के बीच में इनफाइटिंग है जी, कहीं अंतरकलह है, ग्रुपिज्म है, फैक्शनिज्म है जी, और इसको देखते हुए उन्होंने जहां जीत निश्चित दिख रही है जी, अगर शिवराज जी को सामने लाते हैं तो शिवराज जी का जो अनुभव है जी, चाहे उन्होंने पार्टी के रूप में देखा हो जी, या एज ए सीएम देखा हो जी, तो वो चीज का सही चीज से, हालांकि प्रदेश के अंदर वो अपनी पूरी जान फूंक रहे हैं, लेकिन ये जो अधिकारियों को टाइट करने की स्थिति है, तो मध्य प्रदेश में कई दशकों बाद जी, ये जो ड्रॉट सिचुएशन निर्मित हुई है ये वाकई भयावह है। और उनका कहने का मतलब ठीक भी था कि अगर इलेक्शंस आ जाते हैं तो सरकार थोड़ी सी उतना कंट्रोल नहीं कर पाती चीजों को, तो उन्होंने पहले से उसको कह दिया है। हालांकि एक चीज हमें जरूर इसमें देखने को मिलती है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, यानी कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की बदलने की स्थिति उनको नजर आ रही है या उनका इंटेलिजेंस ऐसा कुछ कह रहा है कि बिगड़ सकता है प्रदेश का माहौल। लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते इन सब चीजों पर रिव्यू बैठक होना ये आम बात है, कोई नई चीज नहीं है, और उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिसके पास 18 साल का अनुभव हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के ऊपर एक बड़ा वजन है। अगर भारतीय जनता पार्टी हारी तो क्या उन पर जाएगी, और जीत गए तो उसका श्रेय उनको नहीं जाएगा। देखिए अब कितनी विचित्र स्थिति है, कांग्रेस कर्नाटका की जीत से, हिमाचल की जीत से घोड़े पर सवार होकर चल रही है। ऐसे में वो ये मान के चलती है कि एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में है। जिस स्टेप को उन्होंने 40% कमीशन का मुद्दा कर्नाटका में उठाया, यहां उसको 50% कर लिया, यानी कि वो बिल्कुल कहीं ना कहीं केंद्रित है कि उस इशू को अगर यहां चलाएंगे और उनको फायदा मिलेगा। साथ ही उनकी जो स्कीम्स है यानी जो गारंटीज है कांग्रेस की, तो गारंटीज पर भी उसको भरोसा लगता है कि लोग आ जाएंगे और हम सरकार को बना सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए बायपोलर मॉडल है, यहाँ का जो जरा सा वोट शेयर फ्लक्चुएट होता है, उतने में ही दूसरी पार्टी की सत्ता आ जाती है। पिछले 2018 के चुनाव में देखा आपने कि भले ही 0.3 या 0.4% से बीजेपी का वोट शेयर अधिक था, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कम थी, बिल्कुल कांग्रेस की 5 ज्यादा थी, स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं था। तो ये आप मान के चलिए कि सिचुएशन कुछ वैसी ही है लेकिन शिवराज जी की जो क्षमता है सरकार को चलाने की, उस पर वो भरोसा तो करते हैं, लेकिन उनकी स्कीम्स कितनी पब्लिक तक पहुंच पा रही हैं? बीजेपी जो संगठन है वो उनको पहुंचाने में, यानी कि बीजेपी का जो मीडिया सेल है, क्या उसको वहां तक पहुंचाने में कामयाब हो रहा है? इस पर एक बड़ा सवाल है। साथ ही ये तय है कि जो लड़ाई है इस इलेक्शन में, वो लड़ाई एक देखने लायक होगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य के आने के बाद से पार्टी में भले ही सत्ता में तो आ गई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी निर्मित हो गई जिसको इस समय भारतीय जनता पार्टी को कई रीजन में, पर्टिकुलरली इन ग्वालियर चंबल रीजन, फेस करना पड़ रहा है।
आपने बहुत सही बात कही और मैं इसी से सवाल भी उठा लेता हूं मोहित जी से। मोहित जी, क्या आप मानते हैं कि पिछली बार की जैसी स्थिति अभी भी है, और क्या इत्तेफाक रखते हैं जिस तरह से डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी ने कहा कि चुनौतियां पार्टी में कई सामने है, एक अंतर्कलह स्थिति भी है और कहीं ना कहीं सिर्फ सीएम शिवराज ही चेहरा है पार्टी का? डॉक्टर सत्यप्रकाश की बात से मैं थोड़ा सा असहमत इसलिए हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की विवेचना तो की, पर कांग्रेस की स्थिति पर कुछ नहीं बोले। खैर चलिए मैं बताता हूं जी। जो प्रशासनिक कसावट की बात है, अगर कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार देखें तो उन्होंने मात्र 18,000 ट्रांसफर किए थे, सिर्फ 18,000 जी, और सैकड़ों अधिकारियों के एक महीने के अंदर 4 बार ट्रांसफर हुए। तो एक आपकी कौन सी ट्रांसफर नीति है? इन्होंने तो ट्रांसफर को बाकायदा एक इंडस्ट्री बना दिया था, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो कुछ कर नहीं पाए। 15 महीने में हर महीने 1100-1200 करोड़ का ऋण लेते थे, उससे तनख्वाह शासकीय कर्मचारियों की और बाकी अपने पार्टी के विज्ञापन में खर्च कर देते थे। तो ये इनका पूरा 15 महीने का एजेंडा रहा। 10 दिन की बात करते थे, जो किसानों के मुद्दे पे आए थे उसमें कुछ नहीं कर पाए, फिर बाद में गाना गाने लगे कि हमको तो 15 ही महीने मिले जी, 2 महीने आचार संहिता में चले गए तो हम 13 महीने काम कर पाए। बहरहाल अब आज की स्थिति यह है कांग्रेस की कि पूरा वन मैन शो है, किसी को कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। सो कॉल्ड चुनाव अभियान समिति बन गई। आपने कहीं नाम सुना श्री कांतिलाल जी भूरिया का? नहीं, मगर चुनाव अभियान समिति के मुखिया हैं। जब चुनाव अभियान समिति बनी हुई है तो चुनाव समिति की क्या आवश्यकता है, या चुनाव समिति बनी है तो चुनाव अभियान समिति की क्या आवश्यकता है? आपने देखा होगा कहीं भी आपको किसी बात कांग्रेस के नेता का स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। पूरा सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेट स्टाइल का काम वर्किंग है कमलनाथ जी की शुरू से, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, शुरू से। और उनके पास संगठन का भी कंट्रोल रहा, जब सत्ता में मुख्यमंत्री है तो सत्ता का कंट्रोल भी उनके पास में रहा जी। और आज ये स्थिति है कि कांग्रेस का जो सामान्य कार्यकर्ता है उसको अगर प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया से मिलना है तो नहीं मिल सकता, उसको बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है। छोटे मोटे नेताओं से मिलकर अपनी बात बताना चाहता है, और कांग्रेस के भीतर इतना असंतोष है। अभी आप इसकी वानगी देखेंगे, धीरे धीरे चुनाव का समय जैसे जैसे पास आता जाएगा। अच्छा, फिर इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन बना दिया। आज आपने देखा होगा आपकी सूची आ गई जी, आम आदमी पार्टी इनका राष्ट्रीय I.N.E.I. के गठबंधन का सदस्य है, उसकी सूची आ गई, अभी इनकी सूची आ जाएगी। तो आप किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? तो क्या आप प्रदेश में आपके साथ लड़ेंगे या आपके साथ नहीं लड़ेंगे, आपके खिलाफ लड़ेंगे? क्या ये आपका मुद्दा है जी? सबको पता है कि जो इनका गठबंधन बना है। अच्छा, दूसरी बात, अब इनके जो महासचिव बने श्री रणदीप सुरजेवाला जी, वो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को, या जो प्रदेश के नागरिक हैं, देश के मतदाता हैं, उनको राक्षस कह रहे हैं। उनको आपने प्रदेश का महासचिव बना दिया। अब आप किस मुंह से जाकर वोट मांगेंगे जी? इनके जो गोविंद सिंह जी हैं, वो कमलनाथ जी की नीतियां जिस पर जैसे वो अलग अलग तरह के साधु महात्माओं से कथाएं करा रहे हैं, उस पर उनकी आपत्ति है। तो इनके नेता तो मुखर होकर बोलते हैं पार्टी के भीतर, और इसलिए मुखर होकर बोलते हैं कि इनके यहाँ जो गुट की बात करते हैं, गुटबाजी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं जी। एक जमाने में पचौरी जरूर थोड़े स्वस्थ नहीं है, कमलनाथ जी का गुट, दिग्विजय सिंह जी का गुट, पचौरी जी का गुट, अजय राहुल भैया जी का गुट, और कांतिलाल जी, तो कितने गुट इनके तो प्रदेश में इतने गुट हैं। और आज की डेट में आप देखिएगा, जब इन गुटों के लोगों को टिकट नहीं मिलेगी तो कितना भारी रिवोल्ट, कितना भारी विद्रोह होने वाला है पार्टी में, वो आप आने वाले समय में देखेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं नीलाभ जी। जिस तरह से मोहित जी ने कई बातें कही, अपनी पार्टी के संदर्भ में तो कही, लेकिन कांग्रेस पर ज्यादा बातें थी, और यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी है पार्टी में। और आपसे हम डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी की भी बात का जवाब चाहेंगे कि क्या सिर्फ गारंटी के भरोसे पर ही इस बार कांग्रेस चुनाव में उतरेगी? देखिए, पहले मैं मोहित जी की बात का जवाब दूं। मैं उम्मीद कर रहा था, वही हुआ कि न तो रोजगार पे बात करेंगे, ना महिला सुरक्षा पे बात करेंगे, ना जो इनकी झूठी योजनाएं, थोती घोषणा उस पर बात करेंगे। ये कांग्रेस के घर में जाके इधर उधर की बातें करेंगे, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाएंगे, पूरी कवायद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं की शुरू से ये परंपरा रही है। अब ये अगर पार्टी की बात करते हैं श्रीमान, तो आपका पूरा चुनाव अमित शाह जी के हाथ में है। आपके स्थानीय संगठन पे उन्हें भरोसा नहीं रहा, उन्हें लगातार दौरे करे मध्य प्रदेश के बाद उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यहाँ के जो संगठन वाले नाकारा है, अक्षम है, इनके भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए उन्होंने 230 बाहरी विधायक को एक एक विधानसभा में पहुंचाया, इसकी पूरी जानकारी मुझे दी जाए। और यहाँ पे स्थानीय नेताओं का इसमें कहीं भी कोई तारतम्य नहीं रहेगा, कहीं भी इनका सहयोग नहीं रहेगा।
पूरी गोपनीय रिपोर्ट बनाकर वहां दे जाए, तो ये सवाल खड़े नहीं होते कि आपका जो प्रदेश का संगठन है वो बिल्कुल शून्य हो चुका है। पूरा चुनाव अमित शाह जी को लड़वाना पड़ रहा है, उनके 230 विधायक आके हर क्षेत्र की पूरी गोपनीय रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद दूसरा सवाल, आपने 339 टिकट डिक्लेयर कर दिए, उसमें अधिकांशतः हारे हुए चले हुए कारतूसों को आपने टिकट दे दिया, उनका लगातार भारी विरोध हो रहा है। करीबन 25 सीटों को मैं आपको नाम गिना सकता हूं, उनका विरोध हो रहा है। अब ये जो बाहरी विधायक आए, कोई गुजरात से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई बिहार से आया, ये जाकर उनके खिलाफ गोपनीय रिपोर्ट अगर अमित शाह जी को पहुंचाएंगे तो क्या आप टिकट बदलेंगे? आप दूसरों घरों में झांकते हैं, अपने गिरेबान में तो झांके। हम तो चाहते हैं मुद्दों की बात करें, हमें कोई शौक नहीं है आपके घरों में झांकने का, लेकिन आपने मुद्दों की बातें करते हुए इधर उधर की बातें करने लगे। आप कमलनाथ जी की बातें करने लगे, दिग्विजय सिंह जी की बातें करते हैं। अपने गिरेबान में झांकिए, आपका संगठन कितना नाकारा घोषित कर दिया अमित शाह जी ने स्वयं ने, कि उनको 4 बार आना पड़ा मध्य प्रदेश में। उसका उन्होंने पूरे सूत्र अपने हाथ में ले लिए और कहा कि इनके किसी भी नेता से बात नहीं की जाए, मेरे 230 विधायक मुझे रिपोर्टिंग करेंगे, उसके बाद टिकट वितरण होगा। ये स्थिति है आपके संगठन की, और आप कांग्रेस संगठन की बातें कर रहे हैं। पहले अपना घर देके श्रीमान, फिर कांग्रेस पर उंगलियां उठाइए। जवाब दें मोहित जी। उठाता है तो 3 उंगली उसकी तरफ रहती है, ये बड़ी बात है। मोहित जी जवाब दें जी। जहां तक अमित शाह जी की बात अब आप ये मत कहना हमारी पार्टी के चाणक्य से, और अमित शाह जी इन 3 यात्राओं के पहले 13 बार आए हैं 4 साल जी, तब तो चुनाव नहीं थे। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो समय समय पर कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में, प्रशासनिक कार्यक्रमों में आते रहते हैं। इनको अमित शाह जी से इतना डर क्यों लगता है? अच्छा, आपके पास, जैसा मैंने कहा कि सेंट्रलाइज आपके पास कमलनाथ जी के पास पूरा कार्यक्रम है, इनकी पार्टी में राष्ट्रीय नेता नहीं है। हमारी पार्टी में सैकड़ों राष्ट्रीय नेता हैं और अभी तो 1% भी नहीं आए हैं। आप इसकी चिंता करिए कि अभी 99% और आएंगे जी। तो आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं कि हम किसको कितनी बार बुलाएं, किसको कितनी बार नहीं बुलाएं। और जहां तक हमारे संगठन की बात है, हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें 18 करोड़ सदस्य हैं, और आपकी पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी होती थी, हमारे सामने आपकी सदस्यता 10% भी नहीं है। और हमारे पास जितने नेता हैं, जितने राष्ट्रीय नेता हैं, सबके पास अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनकी जिम्मेदारियां हैं, जिसका वो निर्वहन चुनाव के दौरान भी करते हैं, चुनाव के पहले भी करते हैं, चुनाव के बाद भी करेंगे। इसलिए हमारी पार्टी से तो ये अपनी तुलना करें नहीं। जितना संगठन हमारा स्ट्रांग है, जितना संगठन हमारा एक्टिव है, और चुनाव के दौरान नहीं रहता, हमारा संगठन पूरे 5 साल चुनाव के पहले, चुनाव के बाद और चुनाव के दौरान भी काम करता है। ये सोकर कब होते हैं? जब चुनाव को 2-3-4 महीने होते हैं। इसलिए इनके पास ना कोई कार्यक्रम होता है, ना कोई रूपरेखा होती है। अब ये बात कर रहे हैं महिलाओं की जी। हमारी जो लाडली बहना योजना है, इनकी तो पता नहीं, जो ख्वाबों में जो इनकी योजना है वो कभी क्रियान्वयन उसका हो नहीं पाएगा। हमने तो जो घोषणा की थी उसका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया और लगातार हो रहा है। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम प्रति माह 1000 रुपए देंगे, वो भी जा रहे हैं। 1250 होने की बात की, तो सरकार के पास कई उपलब्धियां हैं गिनाने के लिए पार्टी के पास। फिलहाल हम रुक कर लेंगे डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी का। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, अब लगातार जिस तरह से हम इस चर्चा की शुरुआत में भी कह चुके हैं कि प्रशासनिक कसावट के लिए मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं, शुरुआत से ही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिन मुद्दों पर उन्होंने इस बार भी फोकस किया है, अब यदि हम इसके सियासी समीकरण देखें, आपसे समझना चाहें, तो किस तरह से इसका जो लाभ है वो सरकार को हो सकता है और इसके खिलाफ कांग्रेस का क्या कदम हो सकता है? क्योंकि निश्चित तौर पर सुगबुगाहट इस खेमे में भी है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से एक्टिव मोड पर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी वास्तव में दम दिखती है जी, क्योंकि सीएम शिवराज पीपल कनेक्टिंग लीडर है मध्य प्रदेश के अंदर जी, तो उनके ऊपर पार्टी को दम तो दिख रही है जी, लेकिन उसके अगेंस्ट कांग्रेस भी जी कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है जी, क्योंकि कांग्रेस जिसकी नाम से जानी जाती थी, कांग्रेस में फैक्शनलिज्म, इस समय कांग्रेस में वो नहीं दिख रहा। हालांकि कांग्रेस में भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि हु विल बी चीफ मिनिस्टर फेज फॉर मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस, नहीं है, वहां भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है ऑफिशियल। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि मैं ना तो बीजेपी का स्पोक पर्सन हूं, ना ही मैं कांग्रेस का हूं। ये जो मोहित गर्ग जी को यही ज्ञान नहीं है कि आप कुछ भी बोल लेते हैं जर्नलिस्ट से कि आपने उनकी बात नहीं की। मैं किसी की बखान करने की थोड़ा, मैं टॉपिक पर ओरिएंटेड हूं, मैं शिवराज जी पर ओरिएंटेड हूं, शिवराज जी का और टॉपिक है, तो इससे मैं कांग्रेस की बात करूं या भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, अभी तो मैं शिवराज जी की बात करूंगा, क्योंकि शिवराज जी की लीडरशिप पर ही पूरी डिपेंडेंसी डटी हुई है कि शिवराज जी जिस स्टेप के साथ चलेंगे, जैसा वो 2008 में चले, 13 में चले, 18 में चले, अगर वही लाइन चलती रही, क्योंकि ये जो पार्टी की
जनाशीर्वाद यात्रा है जी। ये यात्रा कहीं ना कहीं वही विकास यात्रा जैसी है जो उन्होंने अपने हर इलेक्शन से पहले चली है, लेकिन क्या हुआ, सेंट्रल लीडरशिप ने उसका रूप बदल दिया। अब उन्होंने उसको संगठन की बना दी। क्यों? इसके पीछे कारण है कि संगठन की वो मजबूती, कैडर में जो मोबिलाइजेशन, वो चीज नहीं दिख रही है जी। इसके कारण कहीं ना कहीं उनको ये जनाशीर्वाद यात्रा निकालनी पड़ी, नहीं तो वो सरकार की यात्रा निकलती जिसका फायदा हमेशा से शिवराज जी को हम मिलता रहा है जी। लेकिन मैं आपको बताऊं जी कि यहां कांग्रेस की चर्चा नहीं, केवल शिवराज जी की चर्चा है। जी जी। लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जी आज के डेट में कोई लीडर जिसको माना जा सकता है वो शिवराज जी हैं, जिनमें वो दम है कि वो किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं जी। तो उन्हीं की दम पर ये दम टिकी। क्योंकि आप जन आशीर्वाद यात्रा में भी देखिए, जिस यात्रा में शिवराज जी रहते हैं वही फोकस ज्यादा दिख रहा है। हालांकि वो चीफ मिनिस्टर है तो बड़े नेता तो है ही, लेकिन दूसरे लीडर्स भी हैं और उनके कंपैरिजन में उनका आप देखिए कितना बिल्कुल दिखता है। तो इससे ये पता लगता है कि जो बागडोर है वो मुख्य रूप से अमित शाह की नहीं बल्कि शिवराज जी के हाथ में, क्योंकि अमित शाह जी मध्य प्रदेश के लीडर नहीं है ना, ये गुजरात है जी, ये मध्य प्रदेश है। यहाँ ये वो स्टेट है जिसने भारतीय जनता पार्टी को गड़ा रचाओ बड़ा। बिल्कुल। इसलिए इस स्टेट का को बिहेवियर सेंट्रल लीडरशिप उस रूप में नहीं कर सकती। इसीलिए तो उन्होंने किसी प्रकार का चेंज नहीं किया, नाइदर बीडी शर्मा नॉर सीएम जी चेंज नहीं किए उन्होंने। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ का जो बीजेपी का कैडर है उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ के लोकल लीडर से बड़ी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हर राज्य की अपनी एक अलग तासीर होती है, उस हिसाब से वहां की राजनीति की दिशा तय की जाती है। फिलहाल ये जो प्रशासनिक कसावट है, इसका कितना लाभ सरकार को आने वाले समय पर मिलता है, जनता किस तरह से इससे जुड़ पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस डिबेट में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।